सभी दोस्तों का, व्यूअर्स का और एस्पिरेंट्स का स्वागत है आज DRS टॉपर्स लाइव के एक और वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। मैं हूं पंकज और आज हम लोग बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की पहले टॉपिक की, जो है इंस्टीट्यूशंस इन उत्तर प्रदेश एंड उनकी इस्टेब्लिशमेंट। इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, मैं उन लोगों को अपनी ब्रीफ डिटेल देना चाहूँगा इस स्लाइड की थोड़े। जो लोग मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं वो इस स्लाइड को पॉज करके देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहली बात करेंगे, जो आज हम लोग का मेन टॉपिक है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस। इसके पहले पार्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और जो एग्ज़ाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस की पूरी एक लिस्ट आएगी जिसमें करीबन 25 से 30 इंस्टीट्यूशंस का डिस्क्रिप्शन हम देंगे। उसमें पहले इस वीडियो में हम लोग करीब 11 इंस्टीट्यूशन की आज बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शुगर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में और ऑल इंडिया अक्सर पूछे जाते हैं। आप यूपीपीसीएस के पुराने एग्जाम्स को उठा के प्रीलिम्स को देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो शुगर रिलेटेड इंस्टीट्यूट है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है और बच्चे कई बार क्वेश्चन को गलत करवाते हैं, जबकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो पहले इंस्टीट्यूट की मैं बात करता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च। इसको एक्रोनिम में IISR भी बोलते हैं और अक्सर इसी एक्रोनिम के साथ एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। ये पूछा जाता है कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, तो मैं आप लोगों को बता दूं वो इंस्टीट्यूट है लखनऊ में और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। 1952 में इस्टेब्लिश किया था। ये एक ICAR का इंस्टीट्यूट है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR इंस्टीट्यूट की पूरी चेन है इंडिया में और ICAR के बारे में डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के एंड में, स्लाइड के एंड में डिस्कशन करूँगा। तो IISR लखनऊ में है, 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो मेन काम है वो है ये शुगर एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च करता है और उसकी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, उसके प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। इसी की वजह से आज अपना स्टेट शुगर केन और शुगर प्रोडक्शन में इंडिया के टॉप स्टेट्स में से एक है। और अगर बात करें तो अगले से इसके पिक्चर की, ये कुछ इस तरीके का पिक्चर है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है और इसको यहाँ पे पुश किया। आप लोग इस पर एक नज़र डाल सकते हैं। दूसरी बात करें तो एक और इंस्टीट्यूट है शुगर केन रिसर्च से रिलेटेड जो कि है शाहजहांपुर में। उसका नाम है यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च और इसको SRI भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये इसी तरीके से कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसको 1912 में केमिकल साइंटिस्ट जॉर्ज क्लार्क ने इस्टेब्लिश करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगर जो चीज़ें रेड में यहाँ दिख रही हैं आपको केवल वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। पिक्चर मैंने सिर्फ इसलिए डाल दी ताकि आपको मेमोरी में और थोड़ी सी हेल्प हो जाए। इसका नाम है यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च और ये है शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर की अगर बात करें तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। आपका दिमाग बहुत क्विकली दौड़ना चाहिए। अगर जैसे शाहजहांपुर की बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत प्रॉम्प्टली ये आना चाहिए कि शाहजहांपुर की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। जैसे रामगंगा है शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, शाहजहांपुर में गैरा नदी भी है और शाहजहांपुर के फ्रीडम फाइटर की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, अशफाकुल्ला खान, ये लोग शाहजहांपुर से जुड़े रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दिमाग में रखें तो इंटीग्रेटेड पढ़ाई, पूरी नॉलेज जो है, नॉलेज वो होती है जो आप चलती बस में भी किसी को एक्सप्लेन कर सके। तो जब आप सब कुछ जोड़ के सब कुछ कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो कई चीज़ें आपकी तैयार होती चली जाएंगी। तो स्पेशली जो चीज़ें रेड में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाली हैं। और फिर तीसरे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, ये भी शुगर से रिलेटेड है और ये मेरे अपने होम टाउन कानपुर से जुड़ा हुआ है। इसका नाम है NSI, इसको कहते हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय सरकार संस्थान। 1920 में यहाँ का स्पेशल इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है कानपुर में। HBTI के साथ ये बना था, हार्डकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। और इसका भी मेन काम ये होता है कि ये रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में के प्रमोशन को, रिसर्च को बढ़ावा देता है और जो भी शुगर से रिलेटेड होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं उनको ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की और डॉक्टरल डिग्री भी प्रोवाइड करी जाती है। इसका कुछ पिक्चर इस तरीके का, ये बहुत ही वास्ट IIT कानपुर के पास GT रोड पे ये बना हुआ है कि बहुत सुंदर इंस्टीट्यूट है। अब बात करते हैं एक और शुगर इंस्टीट्यूट की जो अक्सर यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट और ये है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। और इसको हिंदी में गन्ना प्रजनन संस्थान कहते हैं और ये इसी तरीके से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है, तो आप उसका आंसर तमिलनाडु या कोयम्बटूर मारेंगे। और ये भी ICAR का ही एक, उनकी चेन का एक इंस्टीट्यूट है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखिए मैंने 4 इंस्टीट्यूट शुगर से रिलेटेड डिस्कस किए, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। कई बार क्वेश्चन आप दिमाग में कुछ और होगा, वहाँ शुगर देख के जल्दी में आप टिक मत मार दीजिएगा वो शाहजहांपुर में। अगर शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट प्रजनन संस्थान गन्ने का पूछा है तो वो कोयम्बटूर तमिलनाडु मारेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट प्रजनन संस्थान का तमिलनाडु का कोयम्बटूर का व्यू है, इस पर भी आप नजर डाल सकते हैं। चौथा पांचवा जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश में वो है UPTTI, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला, इसको कहते हैं
उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये भी मेरे होम टाउन कानपुर में है और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1914 में हुआ था। 1914 को मैंने ब्लैक इसलिए किया है क्योंकि 1914 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑल्दो इसको मेंशन कर दिया है, मगर जब भी संस्थान यूपीपीसीएस के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में पूछे जाते हैं तो या तो उनकी लोकेशन पूछी जाती है या कुछ और किस फील्ड से रिलेटेड ये पूछ लिया जाता है। अभी तक इस तरीके का एस्टैब्लिशमेंट नहीं पूछा गया है। तो दूसरी बात करते हैं, ये जो जीसीटीआई इंस्टीट्यूट है ये स्टेट गवर्नमेंट फंडेड है और यहाँ पे भी ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, बीटेक की डिग्री दी जाती है और ये टेक्सटाइल केमिस्ट्री, फाइबर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बीटेक एमटेक डिप्लोमा भी प्रोवाइड करता है और ये यूपी का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम करता है कपड़ों के लिए, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल के लिए। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इंटरनेट रिसर्च के दौरान मिली वो है, यहाँ के स्टूडेंट एक उन्मूलन करके एनजीओ रन कर रहे हैं जो आसपास के क्षेत्रों में, खासकर कानपुर में जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, निर्धन परिवार से होते हैं, उनके लिए एनजीओ चला रहे हैं। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसको अपनी स्लाइड में डाला। अब इस तरीके का ये इंस्टीट्यूट है, ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट बना है, इसलिए देख सकते हैं आपकी अंग्रेजों के डिज़ाइन में ऊपर का टीन शेड और पीछे आपको लाल इमली की फैक्ट्री भी दिख रही है। और चौथा इंस्टीट्यूट ये भी मेरे कानपुर से जुड़ा हुआ है और इसका नाम है IIPR, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। इसको इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च भी बोलते हैं। ये 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये ICR का इंडियन, मतलब इसकी जो ख्याति है वो रिनोन्ड है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड है। ये पल्स रिसर्च का इकलौता इंस्टीट्यूट है इंडिया में, तो इसलिए आप देख सकते हैं इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च और ये भी ICAR का इंस्टीट्यूट है। ICAR की बात हम लोग स्लाइड के लास्ट में करेंगे। और इसका भी बेसिक जो काम होता है वो स्ट्रैटेजिक और अप्लाइड रिसर्च और मेजर जो दलहन की जो फसलें होती हैं उनके ऊपर पूरी रिसर्च करना, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, नई हाई यील्ड जो बीज होते हैं उनको बढ़ावा देना ताकि हमारी प्रोडक्शन, दलहन की जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए और हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, पूरे देश की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसकी तरफ हम बढ़ सके। तो इसका दलहन संस्थान है, ऊपर का फोटो आप देख सकते हैं। उसके बाद सातवां जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, उसका नाम है NBRI। इसको कहते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो लोग बॉटनिकल वर्ड का मतलब समझते हैं, मैं दोस्तों आपको इस बीच में एक पॉइंट और बता दूं कि इंग्लिश या हिंदी अच्छे शब्दों को उसकी गहराई में समझने से क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन आपकी केवल वर्ड की अंडरस्टैंडिंग से आप बहुत क्विकली सही कर सकते हो एग्जाम में। इसलिए जैसे बॉटनिकल का मतलब है तो कहीं ना कहीं वो प्लांट, पौधे, फ्लावरिंग से रिलेटेड है, बॉटनी से रिलेटेड है, तो आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। ये एक CSIR इंस्टीट्यूट है, जो CSIR के भी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो पूरे देश में इनकी पूरी बड़ी सी चेन है। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ये भी 1978 में स्टैब्लिश हुआ था और लखनऊ में ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे आ जाता है कि NBRI कहाँ पे स्टैब्लिश है, वो है लखनऊ में। और फिर से मैंने एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि जो चीज़ें रेड में है वो आपके याद करने की चीज़ें हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। और सर फोटोज में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप पिक्चराइजेशन कर चुके हैं। जो लोग NBRI के सामने से निकलते हैं उनको तो और बढ़िया से याद रखेगा। और नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है, इसके इस्टेब्लिशमेंट में प्रोफेसर कैलाश नाथ कौल जी का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन बनाया था लखनऊ में। बाद में CSIR से 1953 में ओवरटेक कर लिया और ये रिसर्च करता है फील्ड ऑफ प्लांट साइंसेस, पौधों के बारे में जो विज्ञान है उसके बारे में रिसर्च करता है। और ये इंडिया का बॉटनिकल रिसर्च का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1978 में हुई थी। और ये इस तरीके का कुछ पिक्चर आप देख सकते हैं। फ्रंट में फूल पौधे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से सजाया गया, बहुत बड़ा, ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप लखनऊ जाएं तो विजिट करिए। और एक और इंपॉर्टेंट लखनऊ का इंस्टीट्यूट है, दैट इज IITR। इसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब टॉक्सिक वर्ड, जैसे मैंने बताया इंग्लिश वर्ड को ध्यान दीजिए। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब कहीं ना कहीं विष, जहर से रिलेटेड है, जो चीज़ें शरीर को नुकसान करती हैं उन चीज़ों के बारे में, तो ये वो रिसर्च की बात करती है। तो ये 1965 में बना था और इसको कहते हैं विश्व विज्ञान भवन, लखनऊ में इस्टेब्लिश है। उसमें आप इस इंस्टीट्यूट के लिए वो विज्ञान भवन बना हुआ है। ये भी CSIR का इंस्टीट्यूट है। और इसकी अगर और डिटेल में बात करें तो इसको इस्टेब्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, वो हैं सिबते हसन जैदी साहब। और इस इंस्टीट्यूट की और डिटेल में जाएं तो हम पाएंगे कि जो टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च करता है उसका प्रयास ये रहता है कि ये मिटिगेट करे, कम करे उन चीज़ों को जो ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। जो केमिकल इंडस्ट्री के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर को सेफ्टी यूज़ है, उनके कोई जहरीले नुकसान ना हो, उन सब के बारे में पूरी रिसर्च करती है। और उन चीज़ों के बैन करने पर या उन चीज़ों को प्रमोट करने पर अपनी रिसर्च करती है। और उसके बाद गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूट को, इंडस्ट्री को राय देती है। और किस तरीके के टॉक्सिक केमिकल पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषण कोई इंडस्ट्री फैला रही है उस सब पे भी ये ध्यान देती है और उस पर काम करती है। और उसी के रिलेटिंग जितने भी रिमीडियल मेजर्स होते हैं, उनको रोकने के लिए जो रोकथाम के उपाय होते हैं वो भी काम करती है। उसके अलावा जो केमिकल कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, माइंस हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं और हमारा पर्यावरण है, उसमें जो हजार्ड, इनसे जो टॉक्सिकोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं, गैसें होती हैं या कोई और लिक्विड
लिक्विड फ्लो होता है किसी फैक्ट्री से, एफ्लुएंट्स होते हैं, उनको रोकने में ये हेल्प करता है। और इसकी बिल्डिंग कुछ इस तरीके की डिफरेंट आर्किटेक्चर में बनी हुई है, आप लोग इसको ध्यान दे सकते हैं। आप बढ़ते हैं अगले इंस्टीट्यूट की तरफ, जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इनफैक्ट मैंने जितने इंस्टीट्यूट पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट हैं, और मैं इसकी पूरी सीरीज लेके आऊँगा। आज केवल 11 इंस्टीट्यूट डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम है CDRI, और इसको कहते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी एक CSIR लैब का सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये लखनऊ में इस्टेब्लिश है। और इसको इस्टेब्लिश करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में। इसके बाद इसका जो आप देखते हैं कैंपस देख सकते हैं, उनका प्रेमाइसेस में जो शानदार बिल्डिंग बनी उसका कुछ नज़ारा ऐसा है। अगले इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। देखिए एरोमेटिक मतलब जो खुशबूदार प्लांट होते हैं, मेडिसिनल मतलब वो प्लांट, वो पौधे जिनके अंदर मतलब दवाइयाँ या जो प्रतिरोधक क्षमता या मेडिसिन रिलेटेड क्वालिटीज़ होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। और ये भी इस्टेब्लिश हुआ है लखनऊ में। तो आप देख रहे हैं लखनऊ और कानपुर के इंस्टीट्यूट्स की हमने बात करी, तो केवल लखनऊ और कानपुर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, और इनको ध्यान में रखना जरूरी है। आप इसकी एक टेबल बना लें, अपनी पढ़ाई की टेबल के सामने इसको चिपका लें, और अक्सर याद करते रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ केवल इंस्टीट्यूट हर UPPC एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन पक्का करेक्ट कराएंगे। और ये भी CSIR रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और CMAP के कुछ और रिसर्च सेंटर हैं जो कि बेंगलोर, हैदराबाद, पंतनगर और पुरारा उत्तराखंड में स्टैब्लिश्ड हैं। और इसका फोटो कुछ इस तरीके का है, आप नज़र डाल सकते हैं। फिर लास्ट इंस्टीट्यूट आज की वीडियो का है वो है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, और ये भी लखनऊ में है। जो लोग बीरबल साहनी जी का नाम जानते हैं और जो पैलियोबॉटनी का मतलब समझते हैं, पॉलियोबॉटनी का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल, जो पुराने जीवाश्म होते हैं, जैसे डायनासोर की स्टडी या पूरी डेंडोक्रोनोलॉजी या डेंड्रोलॉजी, इससे रिलेटेड जो स्टडीज़ होती हैं जिसमें ऐतिहासिक बहुत ही पुरानी धरती से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ाई करी जाती है, उसको कहते हैं पैलियोबॉटनी। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये जो इंस्टीट्यूट है बीरबल साहनी साहब के नाम पे इस्टेब्लिश किया गया था, और 1946 में उन्होंने खुद इसको इस्टेब्लिश करवाया था। वो उस समय इसके डायरेक्टर होते थे, और इनको फादर ऑफ डेंड्रोलॉजी, भारत के फादर ऑफ डेंड्रोलॉजी भी कहा जाता है, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर बने थे। ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। इसी बात में जैसे दिमाग दौड़ाने की बात करें तो हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इस समय डिपार्टमेंट मिनिस्टर कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में? तो वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर में हैं, और अभी रिसेंटली WHO में भी डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं। और इसका जो मैंने बताया कि पैलियोबॉटनी का मतलब फॉसिल रिसर्च, ये जो पूरा इंस्टीट्यूट है फॉसिल रिसर्च पे बहुत काम करता है, डायनासोरियम में, और पुराने पेड़, पत्थर, पहाड़, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीरबल साहनी के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मुझे जब भी कोई ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में मौका मिलता है तो मैं उसकी इंटरनेट पर रिसर्च करके खुद का ज्ञान बढ़ाता हूँ, क्योंकि वो आपके अपने ज्ञान के लिए, जैसा मैंने कहा चलती बस में आप किसी को बहुत बढ़िया चीज़ें बता सकें, नॉलेज शेयर कर सकें। उसके अलावा खुद के इंटरव्यू में, जैसे हो सकता है आप लखनऊ में हैं और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट जिनकी ग्रेजुएशन जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और ज्योग्राफी या पैलियोबॉटनी में हो, तो उन लोगों को ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो बीरबल साहनी जी के बारे में बात कर ले तो ये शाहपुर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में जो अभी है उसमें 1891 में पैदा हुए थे। ये फाउंडर हैं इस इंस्टीट्यूट के। 1949 में उनका देहांत हो गया था। और ये इनके जो पिता थे वो उनका रुचि राम साहनी नाम था, और वो इंडिया के ग्रेट मेटेरोलॉजिस्ट, जो मौसम विज्ञानी होते हैं, और वो थे रुचिराम जी। केमिस्ट्री के भी प्रोफेसर हुआ करते थे लाहौर में, और वो बहुत ही कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे फ्रीडम मूवमेंट से। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने इंटरनेट में मिली मेरे को, और मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ। मैंने कहा उनके पिताजी ने भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था इंडिया फ्रीडम फाइटर को। उन्होंने वुमेन इमांसिपेशन के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए और महिलाओं के स्टेटस को ऊपर करने के लिए मूवमेंट चलाए थे, ये कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा वो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ब्रह्मो समाज मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी जुड़े रहे थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लोग नहीं जानते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अपना ज्ञान बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है, वो ज्ञान आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करता है। फिर चलते हैं बीरबल साहनी साहब की अपनी अर्ली एजुकेशन इंडिया में करी। उसके बाद उन्होंने लाहौर में भी पढ़ाई करी। उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। उसके बाद इंडिया में आने के बाद वो बॉटनी के प्रोफेसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वाराणसी में। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है उन्होंने, और लखनऊ में भी जब वो आए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहले बॉटनी के डिपार्टमेंट हेड बनाए गए थे, और इस पोजीशन को उन्होंने लास्ट, जब तक उनकी देहांत हुआ 1949 में, तब तक वो इस पोजीशन पर रहे। अगर उनके कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो पैलियोबॉटनी या फॉसिल रिसर्च की बात करते तो उन्होंने जो हड़प्पा टाइम के वुड रिसर्च, जो वुड रिमेन्स मिले थे, लकड़ी के अवशेष मिले थे, उनके बारे में रिसर्च करी। और उन्होंने अपने डेक्कन पठार की तरफ जाएँ तो वहाँ की जो परतें हैं, डिफरेंट पठार, उनके बारे में भी, जो ट्रैप पठार है उनके बारे में रिसर्च करी। और नागपुर और लोअर नर्मदा के अराउंड छिंदवाड़ा एरिया में उन्होंने प्लांट्स की इकोलॉजी और उस एरिया के फॉसिल्स को पढ़ने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। और उन्होंने हिमालय का जो अपलिफ्टमेंट रेट है, जैसे हम सभी जानते हैं हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन्स बोला जाता है, और वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा
उनको कुछ सेंटीमीटर में राइज उनका हर साल होता है, तो इसके बारे में भी उन्होंने एक रिसर्च थ्योरी दी थी। और अब बात करते हैं इस आज के 11 इंस्टीट्यूट हो गए। अब मैं फटाफट बात करता हूं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक आईसीएआर का। आईसीएआर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम लोगों को पता होना चाहिए आईसीएआर क्या है। अक्सर हम सुनते हैं आईसीएआर का ये इंस्टीट्यूट है, आईसीएआर ने ये रिसर्च करी, तो जान लेते हैं आज क्या है। ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर में है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री के अंदर में है। और इसी बात में हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं कि इस समय मिनिस्टर कौन है सेंट्रल लेवल पे, वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं करेंटली। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसी को आईसीएआर को 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था। तब इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोला जाता था। और ये रॉयल कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी एग्रीकल्चर, उसके बेस पे आज इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये सबसे ऊंची बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है, गाइड करती है और मैनेज करती है रिसर्च एंड एजुकेशन एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल साइंसेज में, एनिमल हस्बेंड्री में। और इनका पर्पज ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं ताकि हम अपने देश में पूरी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दे सको। इन्होंने बहुत ही आईसीआर इंस्टीट्यूट की 101 इंस्टीट्यूट हैं, 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इनसे एफिलेटेड हैं। और इस पूरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने, चेन ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है पिछले 70 सालों में, या कहें 1929 से जोड़ लें तो पिछले करीबन 90 सालों में इस इंस्टीट्यूट ने बहुत ही बेहतर काम किया है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम में जाना जाता है। आईसीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ग्रीन रिवोल्यूशन में, और जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हुए थे एग्रीकल्चर में, वो उस समय इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम बार बार देख रहे थे इंस्टीट्यूट के बारे में, जैसे जो सीएसआईआर इंस्टीट्यूट होते हैं, मैंने डिस्कशन किए अपने 11 इंस्टीट्यूट की लिस्ट में। तो सीएसआईआर भी इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी जो साइंस और इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च होती है, उसको वो इंस्टीट्यूट सीएसआईआर के चेन के अंदर आते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्थान है। और अगर हम बात करें तो इस समय मैंने बता दिया डॉक्टर हर्षवर्धन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। इसके बाद ये कटिंग एंड R&D टेक्नोलॉजी नॉलेज बेस को क्रिएट करती है और इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। इसका भी अपना 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स हैं, कई इनोवेशन कॉम्प्लेक्स हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बट बेसिकली मैं आपको CSIR का आइडिया देना चाहता था। अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे इनका जो एरिया है, वो बहुत बड़े एरिया में काम करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रेडियो, स्पेस फिजिक्स, ओशिनोग्राफी, जियो फिजिक्स, केमिकल, ड्रग्स, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइनिंग, जितनी भी नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी लोग काम करते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी को भी काम करते हैं। और ये हमारे देश के साइंटिफिक टेम्पर स्टूडेंट्स का और सिटीजन्स का साइंटिफिक पढ़ाने में भी, टेम्पर बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं और अपने देश को साइंटिफिकली आगे ले जाने में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद करते हैं, ये लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और इन्वेंशन हो, उनका यूज़ जो है हम इंडिया की जो इन्वायरमेंट है, जो पब्लिक है, उसकी हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीज़ों को इंश्योर करने में, फूड, हाउसिंग, एनर्जी, इन सब कुछ चीज़ों को इंश्योर करने में ये अपनी पूरी रिसर्च की जो डायरेक्शन होता है वो उसको इंश्योर करते हैं कि वो इन सब डायरेक्शन में अपनी रिसर्च को काम करें और पूरे कंट्री के लोगों के लिए ड्रिंकिंग, फूड, वाटर, हाउसिंग, इन सब में फ़ायदा पहुँचाएँ। और अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जो लोग समझते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो कॉपीराइट्स और पेटेंट वाली चीज़ें होती हैं, CSR उसमें भी पूरा पेटेंट पोर्टफोलियो मैनेज करता है। इंडिया के जो इंपॉर्टेंट पेटेंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ हर साल ये करवाते हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका पूरी जो कंट्रीब्यूशन है वो करते हैं। और CSR हर साल एवरेज देखा जाए तो 200 इंडियन पेटेंट्स और 250 फॉरेन पेटेंट्स करवाता है हर साल। और ये जो इंडिया की विजन स्ट्रैटेजी है न्यू इंडिया 2022 के लिए, उसमें भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। ये जस्ट मैंने ऐड कर दिया है आपकी नॉलेज के लिए, आपको बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। CSR की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड के 84 टॉप, मतलब वर्ल्ड में 84वीं रैंक रखता है वर्ल्ड वाइड। और इसको इकलौता रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो टॉप 100 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में आता है। और अभी एक इंस्टीट्यूट है शिकागो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार CSR को एशिया में 7वीं इंस्टीट्यूट की रिसर्च इंस्टीट्यूट की रैंकिंग मिली है। तो इस तरीके के साथ आज का मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आप सभी को बताऊँ ये पहला 11 इंस्टीट्यूट था। तो जो HFQ क्वेश्चंस के बारे में जो प्लान था, जो टेबल थी, वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। आप लोग उसके बारे में भी देख लीजिए। और ये वीडियो उसका ही पहली सीरीज़ का क्वेश्चन, तो मैं आपके पास जो पूरे 12 टेबल हैं उसके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा और सब में बेनिफिशियल पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा और टेबल बनवा के आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी टीम में और भी कई लोग जुड़ रहे हैं और बहुत जल्दी उन लोगों के भी वीडियोज आना शुरू होंगे। और आज से ही आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल रहे थे, ज्योग्राफी के लेक्चर भी आज शाम से चालू हो जाएंगे। तो आप लोग ट्यून रहिए हमारे चैनल्स के साथ। और बहुत ही जल्दी जो भी बेनिफिशियल चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए वो हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आज आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा और जय हिंद। आज का वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।